हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेल साइकिल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 6। और इसमें हमें आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्र कणिका। फिर बच्चों हम लवक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर समय बचेगा तो कुछ एक चीजें आगे भी देख लेंगे, ठीक है ना। अगर समय बचेगा तो कुछ एक चीजें आगे भी देख लेंगे। लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं फिलहाल, वो है सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है भाई? सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, अगर आप क्या करें, अगर आप इसकी संरचना को देखें तो आप सब जानते हैं कि ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। कैसी संरचना है ये? दोहरी झिल्ली आबद्ध संरचना है, ठीक है भाई। दोहरी झिल्ली आबद्ध संरचना है ये। अगर आप इसको देखें, ठीक है, दो झिल्लियां हैं इसमें, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। ये इसमें कुछ डीएनए पाया जाएगा, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये राइबोसोम भी पाया जाएगा, 70 राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जो स्ट्रक्चर है जिसे आप क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी में ये कुछ और स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, ये कुछ और संरचनाएं भी पाई जाती हैं बेटा। इस तरीके से जब आप देखते हैं तो ये कुछ और संरचनाएं भी पाई जाती हैं। ये जितने भी इनफोल्डिंग्स हैं, अंदर की तरफ अंतर्वलन है, इनफोल्डिंग्स हैं, उंगली नुमा जो स्ट्रक्चर हैं, उन उंगली नुमा संरचनाओं में ये कुछ बल्ब लाइक, या आप ऐसे कहेंगे कि लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब एग्जाम में थोड़ी लिख के आएगा लॉलीपॉप लाइक, तुमको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से पाई जा रही हैं संरचनाएं। ठीक है, इनको F0 F1 कण कह दिया जाएगा। बाकी का जो ये स्पेस बचता है, ये जो कुछ भी स्पेस है भाई इधर, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। फ्लूइड पाया जाएगा, बहुत सारे एंजाइम पाए जाएंगे, आयंस पाए जाएंगे, मैग्नीज वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे पाया जाएगा। डीएनए प्रेजेंट है तो आरएनए भी ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा। डीएनए प्रेजेंट है और इनका जो अपना डीएनए है उसका रेप्लिकेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी पाया जाएगा। डीएनए से आरएनए बनेगा तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी पाया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। ऐसी क्या हैं? बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, याद रखिएगा आप। तो बच्चों, जो सबसे बाहर है इसको कह दिया जाएगा बाहरी झिल्ली। ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली है, आउटर मेम्ब्रेन है। और ये जो आप देख रहे हैं, अच्छा, बाहरी झिल्ली आप देखेंगे तो वो लगातार है, कॉन्टिन्यूअस है। और बाहरी झिल्ली जो होती है वो अधिक पारगम्य भी होती है। बाहरी झिल्ली जो होती है बेटा, वो अधिक पारगम्य भी होती है, अधिक पारगम्य। और फिर ये जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस आप देख रहे हैं, या उससे पहले अगर हम लोग बात करें, ये जो आप अगर देख रहे हैं
तो ये है भाई जी भीतरी झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन जिसे आप कह सकते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, भीतरी झिल्ली। ये भीतरी झिल्ली को जब आप बाहरी झिल्ली से तुलना करते हैं तो ये कम पारगम्य होता है, ठीक है ना, कम पारगम्य होता है। और साथ ही साथ ये लगातार नहीं होता, इसमें कुछ अंतर्वलन यानी कि इनफोल्डिंग प्रेजेंट होते हैं। अंतर्वलन, अंदर की तरफ ऐसे मुड़ रहा है ना, तो जो अंदर की तरफ मुड़ रहा है ये इनफोल्डिंग यहां पर प्रेजेंट होते हैं भाई। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको कह दिया जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थान, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थान या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पीएमएस कहते हैं शॉर्ट में, या इसको कह दिया जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आईएमएस कह लीजिए या पीएमएस कह लीजिए। अंदर ये जो कुछ भी अट्रम सट्रम भरा हुआ है इसे कह दिया जाएगा अधात्री या मैट्रिक्स। ये सब जो कुछ भी है ये माइटोकॉन्ड्रिया का अधात्री है या आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स है, अधात्री या मैट्रिक्स। इसी अधात्री में राइबोसोम, डीएनए, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आप जो देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये स्ट्रक्चर बेटा, ये जो इनफोल्डिंग्स बना रहे हैं ये, इनको कह दिया जाएगा क्रिस्टा या बहुवचन में कह दिया जाएगा क्रिस्टी। ये क्रिस्टी जो हैं ये भीतरी झिल्ली के अंतर्वलन है। क्या है बेटा ये भीतरी झिल्ली के अंतर्वलन है, भीतरी झिल्ली के इनफोल्डिंग है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। और ये क्रिस्टी क्या करता है बेटा, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा देता है। पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। यहीं पर आप देखिएगा बेटा कि ये राइबोसोम उपस्थित है और बेटा ये 70s राइबोसोम होता है। क्या होता है भाई, ये 70s राइबोसोम होता है, याद रखिएगा। अब इसमें ये जो कुछ स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं इनको कह दिया जाता है F0 F1 कण। क्या कह दिया जाता है भाई, F0 F1 कण, F0 F1 पार्टिकल, या बेटा इन्हीं को ऑक्सीसोम भी कह देते हैं, या फिर इन्हीं को क्या कह देते हैं, ऑक्सीसोम। आप जानते हैं कि श्वसन के दौरान जब वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है तो एटीपी निर्माण में इनकी बहुत ज्यादा भूमिका होती है। श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं कि क्या भूमिका होती है, ठीक है ना। इनकी बेटा बहुत ज्यादा भूमिका होती है एटीपी निर्माण में, एटीपी निर्माण में। और ये हो गया इनका डीएनए, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड, वलयाकार है और द्विकुंडलित है, वलयाकार है और द्विकुंडलित है। तो ये आप संरचना देख लीजिए बेटा, 20 सेकंड का समय है और फिर उसके बाद जो है मैं इसकी और जो डिटेल है वो आपको पढ़ाऊंगा। लिख लिया भाई सबने, बढ़िया, नोट कर लिया, समझ लिया। आइए, अगर आप बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर ने, और इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा ने। ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी
किंतु इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने दिया था। अगर आप इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई, ठीक है जी, तो लंबाई जो होती है, ध्यान से समझेंगे, माइक्रोमीटर में ही आएगी। लंबाई होती है 1 से 4.1 माइक्रोन, और व्यास जो होता है वो होता है 0.2 से 1 माइक्रोन। यहां पर औसत व्यास अक्सर पूछा जाता है। एवरेज डायामीटर क्या आएगा? औसत व्यास, तो वो हो जाता है 0.5 माइक्रोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया का जो औसत व्यास है वो कितना हो जाता है, बताइए जरा? 0.5 माइक्रोमीटर। और बच्चों अगर हम इसकी शेप की बात करें कि इसका शेप कैसा है, आकृति कैसी है, तो आप कहेंगे बेलनाकार या तस्तरी नुमा। बेलनाकार या तस्तरी नुमा। बेलनाकार होता है या आप कहते हैं तस्तरी के जैसा होता है। हॉट डॉग खाते हैं ना, हॉट डॉग, वो कुछ तो होता है, तो हॉट डॉग खाते हैं, हॉट डॉग के जैसा होता है। नहीं खाया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नीट में थोड़ी पूछेगा हॉट डॉग खाए हो कि नहीं, बता देना बेलनाकार या तस्तरी नुमा होता है। अब आप एक चीज समझो, बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। अगर आपको ज्यादा खर्चे, मान लो आपको ज्यादा काम करने हैं, घर बनाना है, कार लेनी है ना, बहन की शादी करनी है, छोटे भाई की फीस भरनी है, तो आपको बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता होगी। और अगर आपको ऐसा कोई काम नहीं करना, सब सही चल रहा है ना, कार भी आपके पास है, बहन की शादी भी हो चुकी है, छोटे भाई की फीस भी नहीं भरनी, बस अपनी शादी करनी, अपने मजे करने हैं, अपने लिए जो भी इकट्ठा करना है, तो कंपैरेटिवली खर्चा कम है आपके पास। आप कह दो नहीं सर हम तो 4 करोड़ की कार खरीदेंगे। 4 करोड़ की कार खरीद रहे हो? थोड़ा महंगी कार खरीदो, हैं? 8 करोड़ की खरीदो, 12 करोड़ की खरीदो, और क्या, मतलब समझो ना, काम जरूरत से ज्यादा है तो खर्चा ज्यादा होगा यार, और क्या, सिंपल सी बात है। उल्टा जवाब दोनों की आदत पड़ गई ना तुम लोगों की। हाँ नहीं, अब आपने बोला तब तो उल्टा ही देंगे, नहीं ऐसा नहीं करते भाई। तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का है। देखिए क्या होगा, अगर कोशिका की क्रियाशीलता है कम, ध्यान से समझिएगा भाई, कोशिका हो सकता है कि कभी कभी फिजियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव हो। अभी तुम सो रहे हो जब, तो कोशिका की क्रियाशीलता कम है। लेकिन भाई जब तुम दौड़ रहे हो, जब तुम दौड़ रहे हो, जब तुम क्रिकेट खेल रहे हो, जब तुम चिड़िया बल्ला खेल रहे हो, उस टाइम पे क्या है बताओ जरा? उस टाइम पर अगर आप देखो, राइट, उस टाइम पर अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा, कोशिका की क्रियाशीलता ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिका की जो क्रियाशीलता है भाई जी वो कम भी हो सकती है, और कोशिका की जो क्रियाशीलता है वो ज्यादा भी हो सकती है। कोशिका की क्रियाशीलता कम भी हो सकती है और कोशिका की क्रियाशीलता ज्यादा भी हो सकती है। क्रियाशीलता कम, क्रियाशीलता ज्यादा। अब अगर कोशिका की क्रियाशीलता जो है कम है, तो कहीं ना कहीं एटीपी की आवश्यकता कम होगी भाई। सोच के देखो, अगर कोशिका की क्रियाशीलता कम है तो कहीं ना कहीं कोशिका को एटीपी की आवश्यकता कम होगी, और अगर एटीपी की आवश्यकता कम है तो फिर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी कम होगी। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो कम होगी भाई, ठीक है भाई। और अगर कोशिका की क्रियाशीलता ज्यादा है, अगर कोशिका की क्रियाशीलता ज्यादा है तो बेटा जी कोशिका को एटीपी की आवश्यकता भी अधिक होगी, बताओ भाई। और अगर कोशिका को एटीपी की आवश्यकता अधिक है तो एटीपी बनाने वाला जो आइटम है वो भी ज्यादा चाहिए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज्यादा चाहिए भाई। माइटोकॉन्ड्रिया की
संख्या जो है वो आपको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। यानी यहां से हम यह अनुमान लगा सकते हैं भाई कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वह कोशिका की कार्य पर या कोशिका की फिजियोलॉजी पर निर्भर करती है। अगर सेल फिजियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव है, एटीपी की नीड ज्यादा है सेल को, ऐसी परिस्थिति में सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज्यादा पाई जाएगी सेल के अंदर, अगर एक्टिविटी ज्यादा है, एक्टिव ज्यादा है सेल। लेकिन अगर कोशिका की क्रियाशीलता हो जाए कम तो एटीपी की आवश्यकता कम, तो फिर एटीपी बनाने वाला आइटम भी कम, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको कहते हैं कि ये अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। इसका मतलब क्या हुआ कि सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल, इस बात का क्या मतलब है भाई? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल का क्या मतलब है? फुली ऑटोनॉमस तो नहीं है, यानी कि ये अपने कुछ काम तो स्वयं, कुछ निर्णय, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस खुद बना लेता है और बाकी के लिए केंद्रक पर निर्भर करता है। भाई कोशिका की सारी क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है? पूरी कोशिका में जो कुछ भी हो रहा है, यूकैरियोटिक कोशिका में जो कुछ भी हो रहा है बेटा, उसको नियंत्रित करने का काम किसका होता है बताइए मुझे? तो आप कहेंगे सर उसको नियंत्रित करने का काम केंद्रक का होता है। भाई बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के सारे काम केंद्रक वो नियंत्रित नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ काम तो खुद से कर लेता है। अच्छा, आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाली कुछ प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाली कुछ प्रोटीन का संश्लेषण या कुछ प्रोटीन के संश्लेषण के लिए किस तरीके से ये मैकेनिज्म होता है डिटेल में पढ़ेंगे 12th के सिलेबस में। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित या पाई जाने वाले कुछ प्रोटीन के संश्लेषण के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जिम्मेदार होता है। 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 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जिम्मेदार होता है एवं शेष प्रोटीन के संश्लेषण के लिए 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 केंद्रक में उपस्थित डीएनए जिम्मेदार होता है। केंद्रक में उपस्थित डीएनए जिम्मेदार होता है। डीएनए जिम्मेदार होता है। ठीक है भाई। अगर ऐसा होता कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अपने सारे प्रोटीन सारा काम खुद से कर लेता, तब तुम इसको कहते फुली ऑटोनॉमस। लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ प्रोटीन तो ये खुद से बना लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस तो वो करा देगा, लेकिन बाकी प्रोटीन के बनने के लिए क्या बेटा, बाकी प्रोटीन के बनने के लिए वो डिपेंड है केंद्रक के डीएनए पर, जो केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है।
और इसीलिए ये अर्ध स्वायत्त है, सेमी ऑटोनॉमस है, ये फुली ऑटोनॉमस नहीं होगा, ये फुली ऑटोनॉमस नहीं होगा। आइए यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति, माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति एक प्रोकैरियोटिक जीव के, एक प्रोकैरियोटिक जीव यानी कि आप कह सकते हैं बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया के यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में इंडोसिम्बायोसिस से हुई, इंडोसिम्बायोसिस से हुई। ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति एक प्रोकैरियोटिक जीव के यूकैरियोटिक कोशिका में इंडोसिम्बायोसिस से हुई। बेटा सिम्बायोसिस का मतलब क्या है, हम साथ साथ हैं, कहीं ना कहीं यही मतलब होता है। इंडोसिम्बायोसिस का क्या मतलब है कि हम साथ साथ हैं। क्या हुआ कि एक ये यूकैरियोटिक कोशिका थी और ये एक बैक्टीरिया था। एक क्या थी बेटा, यूकैरियोटिक कोशिका थी और एक बैक्टीरिया था। इस बैक्टीरिया को मजा नहीं आ रहा था, वातावरण में इसके लिए चीजें ठीक नहीं थी। इसने कहा मालिक हमको भी अपने अंदर छुपा लो। इस बैक्टीरिया ने, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका ने यूकैरियोटिक कोशिका से कहा कि मालिक हमको भी अपने अंदर छुपा लो। तो इस यूकैरियोटिक कोशिका ने कहा ठीक है भाई, और आगे चल के ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी यही क्या हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया में डेवलप हो गई। अब मैंने तुमको जितने मिनट में ये बात समझाई है उतने हजार सालों में ये काम हुआ पूरा डेवलपमेंट का। अरे इवोल्यूशन में चीजें धीरे धीरे घटती हैं, फिर अचानक से रिजल्ट पता चलता है, क्योंकि जब धीरे धीरे हो रहा होता सामने वाला आदमी देखते नहीं कि क्या हो रहा है, तब उस समय सामने वाला आदमी देखते ही नहीं कि क्या हो रहा है ना। तो ये इस तरीके से इसकी ओरिजिन हुई। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो विभाजन है वो विखंडन के द्वारा होता है। आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन, माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन विखंडन के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन विखंडन के द्वारा होता है। यानी जब आप यहां पर देखेंगे बेटा ध्यान से समझिएगा, ये मान लो भाई एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, समझ जाओ। वो छोटे छोटे कण जो हैं F0 F1 कण वो दिखाई नहीं दे रहे। तो पहले क्या होता है कि अंदर ये जो मेम्ब्रेन है ना ये डिवाइड हो जाती है, देखो ऐसे बराबर मात्रा में। ये मेम्ब्रेन ऐसे डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं। फिर क्या होता है बेटा, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन जो विखंडन के द्वारा होता है। और जब विखंडन के द्वारा होता है तो पहले अंदर वाली मेम्ब्रेन वो जो है विभाजित होती है और फिर इस तरीके से आउटर मेम्ब्रेन का विभाजन होता है। देखिए इसको फटाफट से, फिर जो बचा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया है वो पढ़ेंगे। 20 सेकंड का समय, मात्र 20 सेकंड।
हो गया भाई? चलो सुनो, एक दो पॉइंट और है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अभिरंजन, मतलब कि स्टेनिंग, उसको कलर करने का काम, माइटोकॉन्ड्रिया का अभिरंजन, मनोरंजन नहीं रे, अभिरंजन, माइटोकॉन्ड्रिया का अभिरंजन जेनस ग्रीन बी से करते हैं। ये एक डाई का नाम है, जेनस ग्रीन बी एक डाई का नाम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो अभिरंजन है, वो स्टेनिंग, उसको कलर करने का जो कार्य है, वो आप जिस डाई से करते हो, जिस कलर से करते हो, उसका नाम होता है बच्चों जेनस ग्रीन बी। अच्छा, श्वसन वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं क्रेब चक्र। तो आप कहेंगे क्रेब चक्र के सारे एंजाइम, या ऐसे लिख लीजिए कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को छोड़कर, ये एक एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये बच्चों एक एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको कहा जाता है एचडीएच। तो बता रहे कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को छोड़कर, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को छोड़कर क्रेब चक्र के अन्य सभी एंजाइम, क्रेब चक्र के अन्य सभी एंजाइम, अन्य सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स यानी कि अधात्री में पाए जाते हैं। श्वसन वाले चैप्टर में बेटा क्रेब चक्र पढ़ते हैं। जब आप वायवीय श्वसन पढ़ रहे होते हो, जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे होते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद लिंक रिएक्शन यानी कि योजक अभिक्रिया, और फिर क्रेब चक्र। तो बच्चों क्रेब चक्र के आप क्या दौरान देखोगे कि उसमें बहुत सारे एंजाइम प्रयोग में आते हैं। बेटा वो सारे एंजाइम जो हैं वो उपस्थित रहते हैं कहां पर? वो सारे एंजाइम उपस्थित रहते हैं मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के। लेकिन एक ये एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है बेटा, ये यूकैरियोटिक सेल में कहां प्रेजेंट होता है बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में। अगर आप यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो ये उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में। प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये बेटा मीजोसोम में प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है भाई? मीजोसोम में। और अगर मीजोसोम ऑप्शन में नहीं है तो अपन आंसर कर देंगे कोशिका झिल्ली, क्योंकि मीजोसोम क्या है? कोशिका झिल्ली का विस्तरण ही तो है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन के अपने अलग अलग एंजाइम होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सा एंजाइम उधर भी पाया जा रहा है इनर मेम्ब्रेन में, कोई सा आउटर, ऐसा नहीं। आउटर मेम्ब्रेन के अपने अलग एंजाइम हैं, इनर के अपने अलग एंजाइम हैं। और ये क्रेब चक्र से संबंधित हमने बात कर ही ली है, ये पूछा भी जाता है। बच्चों अगर हम लोग कार्य की बात करें, कार्य की, तो ये बेसिकली क्या करेगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में हेल्प करेगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण। और जब ये मेनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण में हेल्प करेगा तो क्या होगा? एटीपी का निर्माण होगा। एटीपी का निर्माण होगा बेटा। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कह दिया जाता है कोशिका का शक्ति ग्रह। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं बेटा हम? पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बताइए बेटा? कोशिका का शक्ति ग्रह। कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह।
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण जो है वहां पर एटीपी का निर्माण होता है उस प्रक्रिया में, और इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और भी प्रोसेसेज है, मैं डायरेक्ट लिखा देता हूं, और भी प्रोसेसेज हैं इसके अलावा, क्रेब्सचर, क्रियोजक अभिक्रिया, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही चलता है, तो ऐसे लिख देते हैं श्वसन। इसके अलावा बेटा फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में आपको एक चीज पढ़ाऊंगा मैं, प्रकाश श्वसन, वो भी यहीं पर होता है, ठीक है ना, प्रकाश श्वसन। और साथ ही साथ जीव द्रव्य वंशागति, तब तक याद रखिए ये जेनेटिक्स वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा मैं कि ये जीव द्रव्य वंशागति में भी क्या होते हैं, सहायता करते हैं। क्या करते हैं भाई? ये बेटा जीव द्रव्य वंशागति में भी सहायता करते हैं। आगे बात समझ में? नाउ इट इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था, आप इसको एक बार फटाफट से देख लीजिए। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा डाउट में, मैं आपका डाउट रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो हमारे जो एसएमई वाले फ्रेंड हैं वो आपको आपका डाउट जो है उसका आंसर बता देंगे। हाँ भाई, देख लिया सबने इसको? आगे बात सबको समझ में यहां तक? माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वो पूरा हो चुका है। यहां से हमने शुरू किया, पहले संरचना देखी, फिर उसके बाद ये सारी चीजें देखी। आइए अब हम लोग बेटा लवक के बारे में पढ़ते हैं। लवक, लवक यानी कि प्लास्टिड, ठीक है भाई, लवक यानी कि प्लास्टिड। आपको पढ़ना है 3 तरीके के लवक। क्या पढ़ना है भाई? आपको पढ़ना है 3 तरीके के लवक। एक अवर्णी लवक, दूसरा वर्णी लवक, और तीसरा हरित लवक। हरित लवक, लवक जो है बेटा ध्यान से समझिएगा, लवक जो हैं वो पाए जाते हैं पादप में और यूग्लिनॉइड में। पादप व यूग्लिनॉइड में उपस्थित, यूग्लिना वगैरह में, प्लांट्स में यानी कि प्लांट सेल में, और यूग्लिना जो होता है यूग्लिनॉइड्स में ये उपस्थित होते हैं। बेटा जितने भी प्रकार के लवक हैं, सभी प्रकार के लवक ध्यान से समझिएगा, ये एक संरचना है जिसको कहते हैं प्राक लवक। इंग्लिश में कह दिया जाता है प्रोप्लास्टिड। इंग्लिश में क्या कह दिया जाता है? प्रोप्लास्टिड। पहले जो एक संरचना बनती है उसको प्राक लवक ही कहा जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, एक समान संरचना से सभी प्रकार के लवक बनते हैं। एक स्ट्रक्चर बनता है, उसमें कुछ चीजें डेवलप होती हैं, अवर्णी लवक, कुछ और चीजें डेवलप होती हैं, वर्णी लवक, कुछ और चीजें डेवलप होती हैं, हरित लवक। अगर प्राक लवक ऐसे डिफरेंशिएट हो कि उसमें कोई भी वर्णक ना हो, क्या बेटा, या सीधे सीधे लिख लो वर्णक अनुपस्थित। क्या भाई? वर्णक अनुपस्थित है, अगर वर्णक अनुपस्थित है तो वो आगे विकसित हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट में या अवर्णी लवक में। प्राक लवक
डिफरेंशिएट हो गया और उसमें कोई भी पिगमेंट उपस्थित नहीं है, उसमें कोई भी वर्णक उपस्थित नहीं है, तो उसे ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे, ल्यूकोप्लास्ट। अगर उसमें कैरोटिनॉइड प्रेजेंट है, केवल और केवल कैरोटिनॉइड वाला पिगमेंट प्रेजेंट है, तो बेटा फिर उसे कह दिया जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्या कह दिया जाएगा? क्रोमोप्लास्ट, यानी कि वर्णी लवक। और अगर इस प्राक लवक में ऐसा हो जाए कि कैरोटिनॉइड भी प्रेजेंट हो, कैरोटिनॉइड भी प्रेजेंट हो और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट हो, ठीक है भाई, कैरोटिनॉइड भी प्रेजेंट हो और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट हो, तो फिर ऐसे लवक को कह दिया जाएगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो जो प्रोप्लास्टिड है उसी से हर प्रकार का लवक बनता है, चाहे वो अवर्णी लवक हो, चाहे वो वर्णी लवक हो, चाहे वो हरित लवक हो। अगर खाना स्टोर करना है, भोजन संचय का कार्य करना है, अगर फूड को स्टोर करके रखना है, भोजन संचय का कार्य करना है, तो बच्चों यहां पर होता है अवर्णी लवक। अगर परागणकारियों को आकर्षित करना है, अगर क्या करना है, अगर अपनी ओर परागणकारियों को आकर्षित करना है, तो परागणकारियों को आकर्षित करने के लिए रंग बिरंगा लवक जो है क्रोमोप्लास्ट, यानी कि वर्णी लवक। और बच्चों अगर फोटोसिंथेसिस करनी है, क्योंकि खाना भी तो बनाना पड़ेगा भाई बेटा, अगर फोटोसिंथेसिस करनी है, फोटोसिंथेसिस, तो फिर क्या चाहिए आपको? हरित लवक चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए। उसमें क्लोरोफिल है जो लाइट को ट्रैप करेगा और आगे रिडक्शन कराएगा, अपचयन कराएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है ना। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये जो एडेप्टेशन है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ये भोजन के स्टोरेज के लिए, ये आकर्षित करने के लिए, और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए। बेटा जितने भी प्रकार के लवक होते हैं, जितने भी प्रकार के लवक होते हैं, आप कहेंगे सभी प्रकार के लवक, सभी प्रकार के लवक दोहरी झिल्ली से आबद्ध होते हैं। याद रखिएगा, जितने भी प्रकार के लवक हैं बेटा, वो सब के सब डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। सभी प्रकार के लवक दोहरी झिल्ली से आबद्ध होते हैं, उनमें डीएनए आरएनए तथा उनमें डीएनए आरएनए तथा 70S राइबोसोम पाया जाता है। जितने भी प्रकार के लवक हैं बेटा, उनमें ये बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा है, बस ये है पिगमेंट का चक्कर है, वर्णक का। अगर कोई वर्णक नहीं है तो अवर्णी लवक, केवल और केवल क्लोरोप्लास्ट है, केवल और केवल कैरोटिनॉइड है तो वर्णी लवक। और अगर बेटा कैरोटिनॉइड के साथ साथ क्लोरोफिल भी हैं, क्लोरोफिल भी हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा बताइए मुझे? वो हो जाएगा बेटा हरित लवक। आप देखिए, आप कहेंगे लवक एक दूसरे प्रकार में रूपांतरित हो जाते हैं। लवक एक प्रकार से, ये एक जनरल बात है कि लवक एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरित हो जाते हैं। लवक एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरित हो जाते हैं। लवक एक प्रकार से, लवक एक प्रकार से दूसरे प्रकार में, दूसरे प्रकार में
रूपांतरित हो जाते हैं। लवक एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है ना। जनरली ऐसा होता है कि एक प्रकार का लवक जो है वो दूसरे प्रकार के लवक में रूपांतरित हो जाता है, एक जनरल बात है। कुछ इसमें लिमिटेशन भी है, और वो लिमिटेशन क्या है वो देख लो आप बेटा। लिमिटेशन क्या है? आप कहेंगे हरित लवक वर्णी लवक में रूपांतरित हो जाता है। हरित लवक वर्णी लवक में रूपांतरित हो जाता है। हरित लवक वर्णी लवक में रूपांतरित हो जाता है। हरित लवक वर्णी लवक में रूपांतरित हो जाता है। किंतु किंतु वर्णी लवक हरित लवक में रूपांतरित नहीं होता। किंतु वर्णी लवक हरित लवक में रूपांतरित नहीं होता। हरित लवक में रूपांतरित नहीं होता। ठीक है भाई, समझो इस बात को। आपने हरा टमाटर देखा है भाई, है? हरा टमाटर जो है वो पकने के बाद लाल हो जाता है, सही बात है कि नहीं? हरा टमाटर जो है वो पकने के बाद लाल हो जाता है मेरे भाई, लाल हो जाता है। लेकिन जो लाल टमाटर है वो वापस से हरा नहीं होता, सही है कि नहीं? कच्चा टमाटर पक जाता है, पकने के बाद वापस कच्चा नहीं होता। मतलब जो कच्चा रहता है टमाटर हरे रंग का रहता है, या मिर्च कच्ची रहती है हरे रंग की रहती है, लेकिन पकने के बाद वो लाल हो जाते हैं और वापस हरे नहीं होते। यानी जब वो कच्चे थे हरे थे तो उनमें हरित लवक ज्यादा था, या आप कहते कि हरित लवक था। फिर उनका जो क्लोरोफिल है वो नष्ट होना शुरू हुआ और वो क्रोमोप्लास्ट में बदल गए। वो जो हरित लवक थे वो वर्णी लवक हो गए। तो जो हरा टमाटर था वो लाल हो गया और वापस से वो हरा नहीं होता। तो वही लिखा है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में नहीं बदलता। आइए बेटा बात करते हैं अवर्णी लवक की। ये जो अवर्णी लवक है जिसे आप कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। दो शब्द हैं बेटा। ल्यूको का मतलब हो जाएगा कलरलेस यानी कि रंगहीन, और प्लास्ट का मतलब हो जाएगा लवक। और ये कहां पाया जाता है? तो आप कहेंगे पादप के रंगहीन भागों में उपस्थित। पादप के रंगहीन भागों में उपस्थित। मेजरली जो कलरलेस पार्ट है प्लांट के वहां पाया जाता है। मेनली जो प्लांट के क्या है कलरलेस भाग है, कलरलेस पार्ट है, वहां पाया जाता है। और इसका एजेंडा क्या है, इसका कार्य क्या है? फूड का स्टोरेज करना, भोजन का संचय करना। भोजन का संचय करना इसका एजेंडा है। हो सकता है कि ये तेल का संचय करे, हो सकता है कि ये मंड यानी कि स्टार्च का संचय करे। एनसीईआरटी कहती है जैसे कि आलू में, पोटैटो में। और बेटा ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रोटीन का संचय करे। कहीं पर ऑयल जो फैटी सीड्स हैं सरसों वगैरह में, वहां पे तेल का संचय करेगा, फैट या वसा का संचय करेगा, तेल या वसा का संचय। ठीक है जी। आलू वगैरह में ये मंड स्टार्च का संचय कर लेगा, और जो दालें होती हैं वहां पे प्रोटीन का स्टोरेज करेगा।
तो बच्चों जब ये तेल का संचय करता है तो इसको कहते हैं इलाइयोप्लास्ट, या तेल लवक कह दिया जाता है हिंदी में, तेल लवक। जब ये मंड का संचय करता है, स्टार्च का संचय करता है, तो इसे एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, हिंदी में कह दिया जाता है मंड लवक, मंड लवक कहते हैं बेटा। और अगर ये प्रोटीन का संचय कर रहा है तो मेरे भाई से कह दिया जाता है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। एंड दिस एल्यूरोप्लास्ट हिंदी में क्या कहेंगे इसे अपन, प्रोटीन लवक। ठीक है ना, प्रोटीन लवक। ये देखो भाई लवक का परिचय और थोड़ा सा अवर्डी लवक के बारे में, इतना हमने यहां पे पढ़ लिया है। आप इसको फटाफट से देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े बेटा, चलिए। अवर्डी लवक के बाद अब अपन पढ़ेंगे वर्डी लवक, रंग बिरंगा लवक। वर्डी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। इसमें क्रोमो का मतलब क्या होता है, रंगीन। प्लास्ट का मतलब क्या होता है, लवक, लवक। वर्डी लवक जो होता है इसमें कैरोटिनॉइड प्रेजेंट होते हैं। वर्डी लवक में बेटा कैरोटिनॉइड प्रेजेंट होते हैं, मेनली तो यही चक्कर है इसका, बाकी तो मैं बता ही चुका हूं। वर्डी लवक में प्रेजेंट होता है कैरोटिनॉइड। वर्डी लवक में एक वर्णक उपस्थित होता है जिसे कैरोटिनॉइड कहते हैं। और बच्चों ये जो कैरोटिनॉइड हैं, ये कैरोटिनॉइड वसा में विलेय होते हैं, यानी कि नॉर्मल पानी से हाथ धुलेंगे तो नहीं साफ होगा ये, और जल में अविलेय होते हैं। ठीक है ना, वसा में विलेय होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। जैसे कई बार होता है ना, आप कोई फल वल खाएं फिर नॉर्मल पानी से हाथ नहीं साफ होते, समझ जाओ इनका कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पे। और साथ ही साथ ये पादप को, या जो भी पादप भाग हैं, पादप को लाल, नारंगी, पीला इत्यादि कलर देते हैं। लाल, नारंगी, पीला इत्यादि कलर, पीला इत्यादि रंग प्रदान करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। और ये जो कैरोटिनॉइड होता है बेटा, कैरोटिनॉइड की होती हैं दो कैटेगरी। ठीक है ना, कैरोटिनॉइड की दो कैटेगरी होती है बेटा। कैरोटिनॉइड एक बड़ा ग्रुप है, कैरोटिनॉइड एक बड़ा ग्रुप है जिसमें दो तरीके के पिगमेंट आ जाएंगे। कैरोटिनॉइड एक बड़ा ग्रुप है जिसमें बेटा दो तरीके के वर्णक आते हैं, दो तरीके के। एक आ जाएगा कैरोटीन, कैरोटीन, और दूसरा आ जाएगा जेंथोफिल, जेंथोफिल, जेंथोफिल। कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन में फिर अलग अलग प्रकार के कैरोटीन हैं, जैसे कि अल्फा कैरोटीन, या आप कह सकते हैं कि गामा कैरोटीन,
गामा कैरोटीन या फिर बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। और बच्चों इसी बीटा कैरोटीन का एक व्युत्पन्न होता है लाइकोपीन, इसी का डेरिवेटिव होता है, इसी से बनता है लाइकोपीन। वही लाइकोपीन जो टमाटर और मिर्च को लाल रंग देता है, वही लाइकोपीन जो टमाटर और मिर्च को लाल रंग देता है। ठीक है ना, वही लाइकोपीन जो टमाटर और मिर्च को लाल रंग देता है। ठीक है ना, ये चीज आप याद रखिएगा। जेंथोफिल में अलग अलग तरीके के जेंथोफिल हैं, जैसे फ्यूकोजेंथिन है, ये तो हालांकि एल्गी में पाया जाएगा, या आप कह सकते हैं कि जियाजेंथिन है, बहुत सारे होते हैं, डाइएटमोजेंथिन, डाइएडिनोजेंथिन, ल्यूटियाजेंथिन। बस जेंथिन शब्द आ जाए समझ जाइएगा आप जेंथोफिल है। जेंथोफिल भी कैरोटिनॉइड में आता है और कैरोटीन भी कैरोटिनॉइड में आता है। कैरोटीन और जेंथोफिल को मिला के कैरोटिनॉइड कहा जाता है बेटा, याद रखिएगा। कैरोटीन और जेंथोफिल को मिला के कैरोटिनॉइड कहा जाता है। तो ये हो गया आपका वर्डी लवक के बारे में। 10 सेकंड देखिए, सिर्फ वर्डी लवक देखना है तो ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ वर्डी लवक देखना है। और अब हम पढ़ेंगे हरित लवक। देख लिया भाई? चलिए बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे हरित लवक के बारे में, अर्थात क्लोरोप्लास्ट के बारे में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहां कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। आइए जरा इसकी संरचना देखते हैं भाई, इसकी जो है संरचना देखते हैं बेटा। ये भी ऐसा डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, और इसमें ये कुछ सिक्के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये जो सिक्के जैसी संरचनाएं हैं, तो सिक्के जैसी एक संरचना को कह दिया जाता है, क्या कह दिया जाता है? थैलाकोइड। एक एक करके मैं आपको डिटेल समझाता हूं, यहां पर कोई टेंशन की बात है नहीं अपने को। ये हो जाएगा 70S राइबोसोम, और ये हो जाएगा इसका डीएनए। बाकी फिर इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होंगे। बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होंगे बेटा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्या था? सिर्फ राइबोसोम था। तो क्या हो जाता है उसमें? राइबोसोम में जो है, मतलब राइबोसोम वगैरह था, तो प्रोटीन सिंथेसिस के एंजाइम थे। यहां पर उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के भी एंजाइम होंगे। यहां पर उसके साथ साथ क्या होगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के भी एंजाइम होंगे। ये पीठिका मैट्रिक्स है, मतलब पीठिका स्पेस है, जिसमें ये फ्लूइड भरा हुआ है। देखिए, सबसे बाहर तो ये वही हो गया बाहरी झिल्ली, अधिक पारगम्य। बाहरी झिल्ली
यानी कि अधिक पारगम्य। फिर बेटा ये हो जाएगा भीतरी झिल्ली। भीतरी झिल्ली, और ये जो भीतरी झिल्ली है ये हो जाएगा कम पारगम्य। कम पारगम्य। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको कहा जाता है पेरीप्लास्टिड स्पेस। परिलवकीय स्थान, या वही इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस भी कह सकते हैं, क्योंकि दो झिल्लियों के बीच की जगह है। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ये जो है इसको कह दिया जाता है पीठिका स्थान। पीठिका स्थान यानी कि स्ट्रोमा स्पेस। स्ट्रोमा, ये जो फ्लूइड भरा हुआ उसमें क्या क्या होगा बताओ जरा। ये सब तो होगा ही, राइबोसोम, डीएनए। इसके अलावा आप कहेंगे प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण के एंजाइम। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण के एंजाइम। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण के एंजाइम, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डार्क रिएक्शन होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया, जो फाइनल ग्लूकोज का निर्माण है, या जो केल्विन साइकिल चलती है, वह केल्विन साइकिल कहां चलता है मेरे भाई? तो केल्विन साइकिल चलता है इधर स्ट्रोमा में ही, आप जानते हैं। ये जो एक सिक्के जैसी संरचना, सिर्फ इतना आपको दिखाई दे रहा है, इतना बेटा, इस एक सिक्के जैसी संरचना को कहा जाएगा थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड, ये एक सिक्के जैसी जो संरचना है वो थाइलाकॉइड कही जाएगी। और थाइलाकॉइड ने ये जो एक के ऊपर एक ग्रुप बनाया है, थाइलाकॉइड ने जो एक के ऊपर एक क्या किया है, ग्रुप बना लिया है, इस पूरे समूह को कहा जाएगा ग्रेनम। और अगर बहुवचन में आप इस शब्द को प्रयोग करना चाहते हैं तो कह दिया जाएगा ग्रेना। बहुवचन में अगर आप इस शब्द को प्रयोग करना चाहते हैं तो ग्रेना कह दिया जाएगा। यानी एक अगर अकेला सिक्का है, एक अकेला वो कोन लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसे ग्रेनम कहेंगे। अब एक के ऊपर एक बहुत सारे आपने ग्रेना, एक के ऊपर एक बहुत सारे आपने थाइलाकॉइड रख दिए हैं। एक के ऊपर एक अकेले सिक्के को क्या कहेंगे? थाइलाकॉइड कहेंगे। एक अकेले सिक्के को क्या कहेंगे? थाइलाकॉइड कहेंगे। लेकिन जब आप एक के ऊपर एक बहुत सारे थाइलाकॉइड रखते जाते हो तो अब वो जो संरचना बनती है उसे कहते हैं ग्रेनम। और ग्रेनम को बहुवचन में कहा जाता है ग्रेना। ग्रेना, तो ग्रेना का जो थैलेकॉइड है, बेसिकली ये थैलेकॉइड जो ग्रेना बना रहा है, इसको कह दिया जाएगा ग्रेना थाइलाकॉइड। क्या कह दिया जाएगा? ग्रेना थाइलाकॉइड। ग्रेना थाइलाकॉइड, ठीक है ना, ग्रेना थाइलाकॉइड। और ये जो है ये हो जाएगा डीएनए, वही सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि वलयाकार द्विरज्जुक। ये जो संरचना है इसे आप राइबोसोम कह देंगे। बच्चों ये 70s राइबोसोम है। क्या है ये? 70s राइबोसोम है। और ये जो 70s राइबोसोम है, ये जो 70s राइबोसोम है, आप भली भांति जानते हैं कि 80s से छोटा होता है। यानी कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वो बड़ा होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वो छोटा होता है। और बेटा ये जो हमने दूसरे थोड़ा सा हरे रंग से बनाया है, इनको कहा जाएगा पीठिका पटलिका। है बेसिकली ये भी एक तरीके के थाइलाकॉइड है। पीठिका पटलिका,
या इंग्लिश में कह देंगे स्ट्रोमा लैमेले। इंग्लिश में क्या कह देंगे? स्ट्रोमा लैमेले, पीठिका पटलिका। ये हो गई बेटा संरचना क्लोरोप्लास्ट की, हालांकि इसमें तेल की बूंदे बूंदे भी पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। एक बार फटाफट से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों आप इसको एक बार फटाफट से देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया जाए, देख लिया भाई सबने। आपसे अगर एक सवाल पूछा जाए कि इस हरित लवक में वर्णक कहां पर पाए जाते हैं, तो एक अच्छा सवाल हो सकता है भाई। तो जैसे मान लीजिए ये पूरा क्या है? थाइलाकॉइड है, इसको कहेंगे थाइलाकॉइड का ल्यूमन। थाइलाकॉइड का ल्यूमेन यानी कि गुहा, एक खाली स्थान। जब आप किसी मेम्ब्रेन से किसी चीज को कवर कर दो, तो ये जो खाली स्थान है पूरा, इसको आप ल्यूमेन कह सकते हैं, ल्यूमेन। तो ये थाइलाकॉइड का ल्यूमेन है, और ये जो है ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड की झिल्ली है बेटा। ये क्या है? थाइलाकॉइड की झिल्ली है। और ये जो थाइलाकॉइड की झिल्ली है ना, इसी झिल्ली में पाए जाते हैं वर्णक। क्या पाए जाते हैं? वर्णक। वर्णक जो है, पिगमेंट जो है, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, वो थाइलाकॉइड की झिल्ली में पाए जाते हैं। तो अगर कभी कोई आपसे पूछे कि क्लोरोप्लास्ट में जो वर्णक है कहां पर पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल तथा कैरोटिनॉइड्स आदि वर्णक, कैरोटिनॉइड्स आदि वर्णक, आदि वर्णक थाइलाकॉइड की झिल्ली में उपस्थित होते हैं, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं। थाइलाकॉइड की झिल्ली यानी कि जो मेम्ब्रेन है उसकी, उसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है भाई। थाइलाकॉइड की झिल्ली में उपस्थित होते हैं, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। बड़ा पॉइंट है, याद रखिएगा भाई। क्लियर? बात कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट की, हरित लवक की, हरित लवक की बात कर रहे थे। तो ये हरित लवक कैसा हो गया? डबल मेम्ब्रेनस, बताइए मैंने आपको, डबल मेम्ब्रेनस। अगर आप इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई, तो ये जो लंबाई है ये हो जाएगी 5 से 10 माइक्रोमीटर। लंबाई 5 से 10 और चौड़ाई 2 से 4, ठीक है ना। लंबाई जो है 5 से 10 माइक्रोन, और चौड़ाई जो है 2 से 4 माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब वही माइक्रोमीटर, 10 की घाते -6। ये होगी बेटा इसकी लंबाई चौड़ाई। अगर आप शेप की बात करें कि इसका शेप क्या होता है, अगर आप इसके शेप की बात करें, इसकी आकृति की बात करें कि कैसी कैसी आकृति का ये हो सकता है, तो बेटा ये प्लेट के जैसा हो सकता है, ये तस्तरी के जैसा हो सकता है, ये जालिकावत हो सकता है, ये तारा के आकार का हो सकता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग शेप का हो सकता है, ठीक है भाई। प्लेट लाइक, तस्तरी नुमा, जालिकावत,
और या फिर ये हो सकता है तारा के आकार का। बच्चों अगर आप इसकी संख्या की बात करें तो संख्या में भी थोड़ा सा मामला क्या अलग अलग है। जैसे अगर आप क्लेमाइडोमोनास में देखें, जैसे अगर आप बेटा क्लेमाइडोमोनास में देखें तो बच्चों क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है ये एक प्रति कोशिका, एक प्रति कोशिका क्लेमाइडोमोनास में, वन इन ईच सेल। प्रत्येक क्लेमाइडोमोनास के अंदर, प्रत्येक क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक पाया जाता है क्या, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। लेकिन अगर आप मीजोफिल सेल की बात करें, पर्ण मध्योतक कोशिका की बात करें, अगर आप मीजोफिल सेल की बात करें, अगर आप पर्ण मध्योतक कोशिका की बात करें तो यह पाया जाता है 20 से 40 प्रति कोशिका, 20 से 40 प्रति कोशिका, 20 से 40 प्रति कोशिका। यानी कि एक सेल के अंदर, एक मीजोफिल सेल के अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। बेटा फटाफट से इसको देख लीजिए, मैं एक बार साइड हट जाता हूं, 5 सेकंड का समय है, आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, वैसे ही इसका भी मामला, क्लोरोप्लास्ट भी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है। क्लोरोप्लास्ट भी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है। ठीक है ना, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, सेम कॉन्सेप्ट बेटा। क्लोरोप्लास्ट भी कैसा होता है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल होता है। कैसा होता है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल, क्लियर। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का निर्माण भी वैसे ही हुआ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का हुआ था। तो आप कहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति, क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के यूकैरियोटिक कोशिका में, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के यूकैरियोटिक कोशिका में इंडोसिम्बायोसिस से हुई। सेम कॉन्सेप्ट बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे डेवलप हुआ, ये भी वैसे ही डेवलप हुआ, ठीक है ना। एक प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के पास गया, उसको लगा कि बाहर खतरा ज्यादा है, वातावरण में समस्याएं अधिक हैं, उसने कहा मालिक हमें रहने के लिए जगह दो। यूकैरियोटिक सेल ने कहा आ जाओ। यूकैरियोटिक सेल ने क्या कहा कि आ जाओ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है भाई, याद रखिएगा। बाकी क्लोरोप्लास्ट कहां से बनता है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, आप कहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का निर्माण, ये तो ओरिजिन की बात होगी, उत्पत्ति की। क्लोरोप्लास्ट का निर्माण प्राक्लवक से, या तो ये प्राक्लवक से बन जाएगा, प्राक्लवक से, या फिर दूसरे क्लोरोप्लास्ट के विखंडन से होता है, या फिर दूसरे क्लोरोप्लास्ट के विखंडन से होता है। यानी कि या तो इनमें विखंडन हो जाए तो इनकी संख्या बढ़ जाए, और या फिर वो जो प्रारंभिक संरचना बनती है जिसे हम प्राक्लवक कहते हैं, वहां से इनका काम बन जाए। भाई बेटा कार्य की बात करते हैं। एक तो प्रकाश संश्लेषण, तो आप जानते हैं ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए इसको कह दिया जाता है कोशिका का रसोई घर। कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ द सेल।
और साथ ही साथ ये प्रकाश श्वसन, वही प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में आपसे डिस्कस करेंगे बेटा प्रकाश श्वसन। और चूंकि इसके अंदर भी डीएनए है तो माइटोकॉन्ड्रिया की भांति यह भी जीवद्रव्य वंशागति में सहायक होता है। जीवद्रव्य वंशागति के बारे में मैं आपको पढ़ाएंगे 12th वाले सिलेबस में। 12th वाले सिलेबस में भाई एक बार फटाफट से क्या करेंगे, इसको शुरुआत से देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज। आ जाइए बेटा, ये देखिए सूत्र गणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये चीजें देखी हमने, स्ट्रक्चर, फिर उसकी डिटेल देखते चलो। थोड़ा सा होमवर्क भी जुगाड़ लेता हूं भाई। फिर उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया की बची हुई चीजें, फिर ये लवक यानी कि प्लास्टिड, अवरडी लवक, फिर वरडी लवक, फिर हरित लवक, ये उससे संबंधित चीजें, और ये कार्य वगैरह। आइए अब अपन बात कर लेंगे होमवर्क की। तो बेटा एक्सरसाइज 4 में आपको करना है 21 तक, उसके पहले के सवाल, ये अपना जो मॉड्यूल है वहां से होमवर्क करना होता है। इसके बाद बेटा अगर हम लोग बात करें एक्सरसाइज 1 में कर लीजिएगा आप 90 तक, एक दो सवाल नहीं बनेंगे अगर मान लो तो नेक्स्ट लेक्चर के बाद हो जाएंगे। इतना आपको ये करना है, ठीक है। आज बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गन और लवक दोनों बड़े सेल ऑर्गेनल है, बहुत सारे सवाल हैं इसके, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, खुद पर यकीन रखिए और हमेशा ध्यान रखिए जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।